हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 7 Feb के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसी को कंटिन्यू हम रिवाइज करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ओम्स लॉ। सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द टू एंड्स। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो क्या है, हमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इसमें इंक्रीमेंट होगा तो इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, ये एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन मैं हटाऊँ, इज इक्वल टू का लगाऊँ, तो एक कांस्टेंट आ जाता है आर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो मैथमेटिकली हम ओम्स लॉ को लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जहाँ पे जो आर है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमने इसको लगाया है। और आर को हम क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, और इसकी कंडीशन होती है ओम्स लॉ की। जो ये बात हम कह रहे हैं कि जो करंट है किसी भी कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ये तब होता है, इसके लिए एक शर्त है कि जो फिजिकल स्टेट है, टेम्परेचर, स्ट्रेन एक्सेट्रा, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये तो V इज इक्वल्स टू आई आर, मैथमेटिकली हमने ओम्स लॉ को लिख दिया। अब अगर हम ग्राफ बनाएं I और V के बीच में, ठीक है ना, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाएं। मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है, ये करंट है आपका, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जो ओरिजिन से पास होती है। आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आपको शो करेगा ग्राफ किसका, I और V का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो V और I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही तो ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, तो ग्राफ भी यही इंडिकेट करता है हमारा। तो कंक्लूजन ग्राफ से यही निकलता है कि जैसे जैसे I इंक्रीज होगा विद V, तो उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। V भी उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, मतलब V बाई I का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात तो वही है ना, आई को वहाँ ले जाओ, कांस्टेंट क्या था, आर था, आर आई हो गया V इज इक्वल टू। ठीक है, तो वही घुमा फिरा के वो क्या कर रहे हैं, बार बार वही बात कह रहे हैं, सेम। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे, जो ये आर था ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, जो ये आर था या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर था, तो ये आर है, ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, लेंथ, मतलब जो भी आपकी वायर है उसकी लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल आपने लिया है। तो इन तीनों चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एल क्या हो गया आपका, लेंथ हो गई, और ए क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये दोनों हो गए। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल तो फॉर्मूला में ही नहीं यूज़ होगा। रो क्या है, ये जो सिंबल है ना, ठीक है, देखो एक मिनट, ये जो सिंबल है ये क्या है, रो है। तो रो क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है यहाँ पे, एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, रेजिस्टिविटी है मटेरियल की। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल की फॉर्म में इसको ले रहे हैं, रेजिस्टिविटी है मटेरियल की मटेरियल की कितनी क्षमता है रेजिस्ट करने की। ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है उसको रोकता है। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ से जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो क्या हो जाता है, रो एल इंटू एल बाई ए, लेंथ पर सेक्शन, ठीक है, एरिया। नाउ मैथमेटिकली हम आर को कैसे लिख सकते हैं। अब हमारा जो ओम्स लॉ था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर था। तो यहाँ से मुझे आर फाइंड आउट करना है, तो आर फाइंड आउट करना है तो आई नीचे आ जाएगा, V बाई आई आ जाएगा, आर के साथ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड, तो आर क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, आई रेजिस्टेंस की, ओम होगी। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब जो भी इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, उसके लिए बाधा बनता है, उसको रोकता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है। क्लियर, और रो की भी क्या है, ये भी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रिलेटेड रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, कितना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लग रहा है हमारा, रो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये हमारी होगी थ्योरी जो रिलेटेड टू ओम्स लॉ। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब क्वेश्चंस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कितना समझ में आया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, यही आपको बताना है। तो अभी अभी मैंने बताया, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided that temperature and other physical conditions remain unchanged. ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
वी के, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, जो टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशन है उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए तभी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एज पर ओम्स लॉ व्हाट डज द ग्राफ वी एंड आई इंडिकेट। ओम्स लॉ के हिसाब से जो ग्राफ बनता है वी और आई का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, वो क्या दर्शाता है। देखो ओम्स लॉ में जो ग्राफ है वी और आई का वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि इंडिकेट करता है दैट इंडिकेट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, जो कि दर्शाते हैं कि जो वी और आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये ग्राफ इंडिकेट करता है, ठीक है। चाहो तो ये ग्राफ बना सकते हो, मतलब अगर जितना मैं आपको हमेशा बोलती हूँ साइंस में या मैथ्स में भी आपको मैक्सिमम कोशिश करो, अगर डायग्राम उस क्वेश्चन में बन सकता है तो आप उसमें डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कौन से फैक्टर्स पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो मैंने बताए थे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट उसके लेंथ पे, सेकेंड उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एंड थर्ड नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे। चाहो तो आप फॉर्मूला भी यहाँ पे ये रो हो गया L/A लिख सकते हो, बट कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ फैक्टर्स पूछे जिस पे डिपेंड करता है तो आप लिख सकते हो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन 5 वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितनी है, ठीक है, V कितना है 24 वोल्ट है, रजिस्टर ऑफ 6 ओम, R कितना है हमारे पास 60 ओम है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। करंट क्या होगा, I आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले V इज इक्वल्स टू IR होता है, जिसमें से V गिवन है, R गिवन है, V और R गिवन है, आपको I निकालना है। V की वैल्यू पुट करो 24, R की वैल्यू पुट करो 60, I हमें फाइंड आउट करना है। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टिंग वायर का वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। सो यहाँ से जो 60 इधर मल्टीप्लाई में है करंट के साथ, आई के साथ, तो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, 24/60 हो जाएगा। 24/60 को अगर आप कट करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। करंट कितना होगा 0.4 एम्पियर। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।